नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन पढ़ेंगे अपर्दन चक्र की संकल्पना। इसमें हम दो विद्वानों का विषय में पढ़ेंगे, एक तो डेविस और दूसरा पेंक महोदय के विषय में। पहला जो है टॉपिक वो है डेविस महोदय। सबसे पहले स्कॉटिश भूविज्ञानवेता जेम्स हैटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य। अतः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना में परिणित हो गया और इस आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे चलकर अमेरिकन विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। डेविस का भौगोलिक चक्र। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, प्रक्रम प्रक्रम यानी अपर्दन के कारक, तथा समय यानी अवस्था जो एक लंबा समय लगता है वो का प्रभाव होता है। इस आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। A landscape is a function of structure, process and time. इन तीनों कारकों संरचना, प्रक्रम तथा समय या अवस्था को डेविस के त्रिकट ट्राय ऑफ डेविस के नाम से जाना जाता है। आपको ज्ञात हो कि भौगोलिक चक्र डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित सामान्य सिद्धांत नहीं है, वरन डेविस का सामान्य सिद्धांत है। सामान्य सिद्धांत यह है कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का जननिक एवं क्रमबद्ध वर्णन करना था। उत्थान तथा अपर्दन। डेविस का अपर्दन चक्र स्थल खंड में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता रहता है अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण होता है अपर्दन प्रारंभ हो जाता है तथा वह चक्र के अंत तक चलता है। इस तरह उत्थान तथा अपर्दन कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। डेविस का यह मत भ्रामक है क्योंकि प्रकृति में अपर्दन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है, लेकिन फिर भी डेविस महोदय ने अपने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उनमें यह बात बताई है। डेविस का भौगोलिक चक्र का ग्राफ द्वारा प्रदर्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहला, स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। दूसरा, स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में पर्यावरण के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है, अर्थात स्थल रूपा का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। तीसरा, नदियां तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं जब तक कि वे प्रवणित या क्रमबद्ध न हो जाएं। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियां
पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं। चौथा, स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। यह ज्ञात रहे कि डेविस ने यह भी व्यक्त किया कि परिस्थितिवश अन्य स्थितियों में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है। पांचवा, जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। आप अपने स्क्रीन पर जिस प्रकार से मॉडल देख रहे हैं, जिसमें उनका मॉडल का नाम है भौगोलिक चक्र मॉडल। भौगोलिक चक्र मॉडल में उन्होंने बताया कि संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ अपरदन चक्र प्रारंभ होता है। यह धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यंत त्वरित गति से होता है, यानी बहुत जल्दी हो जाता है। उत्थान की इस अवधि को चक्रीय अवधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। इसे अपरदन चक्र की तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं जिसमें यूसी धरातलीय भाग की सागर तल से निक्षेपण ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। अपर कर्व, यह ऊपरी वक्र या यूसी है, पहाड़ियों के शिखर या जल विभाजकों के शिखर को भी प्रदर्शित करता है, जबकि एलसी यानी निचला वक्र, एलसी निचला वक्र सागर तल से न्यूनतम उच्चावच या नदियों की घाटियों की तली को इंगित करता है। क्षैतिज रेखा क समय की परिचायिका है, जबकि लंबवत रेखा क ऊंचाई सागर तल से को दिखाती है। अस सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच को प्रदर्शित करती है, जबकि ब स रेखा प्रारंभिक सापेक्षिक उच्चावच को दिखाती है। ज्ञातव्य है कि उच्चस्थ तथा निम्नस्थ भागों के लंबवत अंतर को सापेक्षिक उच्चावच या मात्र उच्चावच कहते हैं। अ द ल रेखा अपरदन के आधार तल, जो सागर तल के बराबर होता है, को प्रदर्शित करती है। ध्यान रहे कि कोई भी नदी आधार तल सागर तल से नीचे अपनी घाटी को गहरा नहीं करती है। यह रेखा अधिकतम सापेक्षिक उच्चावच को इंगित करती है। स के बाद स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अवस्था उत्थान की अवस्था को समापन हो जाता है। अब अपरदन प्रारंभ होता है तथा संपूर्ण चक्र 3 अवस्थाओं में तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था से गुजरता है। पहला है तरुण अवस्था। स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है। पहाड़ियों के शिखर तथा जल विभाजकों के शिखरीय भाग अपरदन से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रारंभ में सरिताएं छोटी तथा दूर दूर होती है। इन लघु सरिताओं में शीर्षवर्ती उद्गम की ओर अपरदन होता है, जिस कारण उनकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। तीव्र ढाल एवं तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग तीव्र होता है। परिणाम स्वरूप अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियां बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटियों को लंबवत अपरदन द्वारा गहरी करती हैं। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन कहते हैं। इस तरह नदियों की घाटियां अत्यंत सक्रिय तथा गहरी हो जाती हैं। इनके ढाल खड़े तथा उत्तल होते हैं। घाटी गर्तन के कारण निचला वक्र एलसी निरंतर तेजी से घटता जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अर्थात घाटियों की तली गहरी होती जाती हैं, परंतु ऊपरी वक्र यूसी अर्थात जल विभाजकों तथा पहाड़ियों के शिखर तल लगभग स्थिर रहते हैं।
क्षैतिज अक्षरेखा के समानांतर सरभाग, क्योंकि इनका अपर्दन नहीं होता है। इस तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है तथा तरुणावस्था के अंत में उच्च अधिकतम उच्चावच विकसित होता है। सापेक्ष संक्षेप में तरुणावस्था की निम्न विशेषता होती है। निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि पार्श्विक अपर्दन नगण्य होता है। घाटी के लगातार लंबवत अपर्दन, घाटी गर्दन तथा ऊपरी भाग के न्यूनतम वर्धन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है। तीसरा, घाटियों का आकार वी होता है जिसके पार्श्व भाग उत्तल ढाल वाले होते हैं। इस तरह गार्ज तथा कैनियन का निर्माण होता है। चौथा, नदियों की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका, जलमार्ग में उच्छलिकाएं तथा जल प्रताप होते हैं जो समय के साथ साथ तरुणावस्था के अंत में समाप्त हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। अधिकांश सरिताएं अपर्दन के आधार तल के अनुरूप प्रवणित हो जाती हैं। घाटी का गहरा होना, घाटी गर्दन जिसको कहते हैं अपन, निहायत कम हो जाता है। पहाड़ियों तथा जल विभाजकों के शिखरों का भी अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है, यानी यूसी में गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। इस तरह निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों में ह्रास होने लगता है। पार्श्विक अपर्दन के कारण तरुणावस्था की वी आकार की घाटियों का चौड़ी घाटियों में परिवर्तन हो जाता है। ये घाटियां कम गहरी तथा समढाल या सरल रेखी ढाल वाली होती है। ज्ञात रहे कि तरुणावस्था में तीव्र घाटी गर्तन के कारण जलमार्ग ढाल कम हो जाता है, अतः प्रौढ़ावस्था में मंद जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाने से उनकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है, जिस कारण घाटी गर्दन मंद पड़ जाता है। परंतु पार्श्विक अपर्दन के कारण घाटियों का चौड़ा होना अधिक सक्रिय होता है। जीर्णावस्था, जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपर्दन घाटी गर्दन का स्थगन हो जाता है, जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है। परंतु पार्श्विक अपर्दन तथा घाटी के चौड़ा होने का कार्य अब भी जारी रहता है। जल विभाजक अंतर सरिता क्षेत्रों के आकार में अधः क्षय तथा पश्चवर्ती अपर्दन के ह्रास के कारण ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है। इस अवस्था में जलमार्ग ढाल के निहायत कम हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिस कारण लंबवत अपर्दन या घाटी गर्दन नहीं हो पाता। निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होता है। घाटियां उथली तथा अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं, जिसका पार्श्व ढाल अवतलन होता है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला हो जाता है, जिस कारण नदियां मियांडर बनाती हैं, विस्तृत ढाल बाढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं और इस तरह लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन समप्राय मैदान का नाम दिया है। इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन्हें डेविस ने मोनाडनाक की संज्ञा दी। डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन। डेविस के भौगोलिक चक्र को विश्व स्तर पर व्यापक समर्थन एवं ख्याति मिली। प्रतिपादन काल 1899 से लेकर 1950 तक इस सिद्धांत का नशा छाया रहा। यद्यपि वर्तमान समय में इस सिद्धांत के आलोचकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि समर्थक अल्पसंख्यक हो गए हैं तथा आलोचक भी डेविस के उद्धरणों को अपने विवरणों में व्यक्त किए बिना नहीं रह पाते।
हिंग्स महोदय की मान्यता है कि डेविस ने के दोषपूर्ण सिद्धांत को यदि एक लंबे समय तक भू आकृति समाज में इतनी अधिक मान्यता मिली तो उसके सशक्त कारण अवश्य होने चाहिए। अतः पहले डेविस के मॉडल के प्रभावी पक्षों पर प्रकाश डालना अधिक उचित होगा। डेविस का मॉडल सिद्धांत अत्यंत सरल तथा व्यवहार्य है। नंबर 2, डेविस ने अपने मॉडल को सुव्यक्त, रोचक, सशक्त शैली में प्रस्तुत किया जिसने लोगों का ध्यान शीघ्र आकर्षित कर लिया। ब्रायन महोदय का कहना है कि डेविस की निर्मल एवं सुस्पष्ट भाषा के नशे से लोग अभिभूत हो गए। तीसरा, डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। चौथा, डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधारा को भरपूर समर्थन प्रदान किया। पांचवा, डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना दोनों की सामर्थ्य है। डेविस के सिद्धांत के कमजोर पक्ष। डेविस की उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है क्योंकि डेविस ने अल्पकालीन त्वरित दर से उत्थान की बात कही, जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार उत्थान की प्रक्रिया सतत चलती रहती है तथा इसकी दर अत्यंत मंद होती है। नंबर 2, डेविस की उत्थान एवं अपरदन के बीच संबंधों की कल्पना भ्रामक है। अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वरन जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है। डेविस ने इस आपत्ति के संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने उत्थान की अवस्था से अपरदन को दो कारणों से अलग किया: मॉडल को सरल बनाने के लिए तथा उत्थान की प्रावस्था के समय अपरदन उत्थान की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए। तीसरा, डेविस के भौगोलिक चक्र की 3 अवस्थाओं तरुण, प्रौढ़, जीर्ण से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड की दीर्घकालीन तक स्थिर दशा में रहना होगा, परंतु प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड की दीर्घकालीन स्थिरता संभव नहीं है क्योंकि स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं तथा भूपटल विवर्तन की घटनाओं से सदा प्रभावित होता रहता है। डेविस का इससे स्पष्टीकरण में कहना है कि चक्र की पूर्ण समाप्ति के लिए भूपटलीय स्थिरता संभव नहीं हो पाती, तो पुनः उत्थान होने के कारण अपरदन चक्र में व्यवधान हो जाएगा तथा नया अपरदन चक्र प्रारंभ हो जाएगा। चौथा पॉइंट, डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। वास्तव में डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल है। पेंग के अनुसार स्थल रूपों में समय के परिवर्तन समय के परिवेश के अनुक्रमिक विकास नहीं होता है। इसके अनुसार स्थल रूप संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल न होकर उत्थान एवं अपरदन की दरों के संबंधों पर आधारित होता है। पांचवा, एन स्ट्रॉलर, जेटी हैक, आर जे चार्ले आदि ने डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूप के ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को अस्वीकृत करके गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार आपने डेविस के कमजोर और प्रभावी पक्ष और उसके सिद्धांत को अच्छी तरह समझा। आज के लिए इतना ही।